नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश में इस समय मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में कल ही एक निर्देश जारी किया था और आज गृह सचिव इसके लिए बैठक ले रहे हैं और कई सीमावर्ती जिलों में और कम से कम 244 जिलों में बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल हो रही है और कल होगी और आज भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और देश में इस समय जहां एक तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा अभी सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी जो हैं उन्होंने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और राहुल गांधी आज पहुंच चुके हैं करनाल। और इस समय जबकि ये कार्यक्रम चल रहा है, उनकी मुलाकात हो रही है पहलगाम हमले में शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से। और आज राहुल गांधी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो जो स्क्रीन पर चल रहा है, राहुल गांधी आज पहुंचे और इसमें हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो भी उनके साथ थे। और ये राहुल गांधी पहुंचे हैं शहीद नरवाल के घर उनके परिजनों से मिलने और खास तौर पर उनकी पत्नी को सांत्वना देने और उनके साथ इस समय अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से विनय नरवाल की पत्नी को पूरे देश में जब उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो हुआ यानी मेरे पति के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला सरकार जरूर ले, लेकिन इसके लिए कश्मीरियों को और जो मुसलमान है देश के उनको ना निशाने पर लिया जाए, नफरत ना फैलाई जाए। और नफरत के खिलाफ दिया गया उनका ये बयान इस कदर ट्रोलर्स को चुभ गया कि अब हिमांशी की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी कर्तव्य परायणता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो इस किस्म के आए हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या इसको जरा भी दुख है कि इनके पति की मृत्यु हो गई, क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, क्या ये आतंकवादियों से मिली तो नहीं है। इतने निचले और दर्जे इतने गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए जिनका बयान करते करते भी अंदर से एक बेहद नाराजगी जो है वो नजर नाराजगी एक का भाव उमड़ रहा है, उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे और हमें नहीं पता कि हिमांशी नरवाल इस समय किस मन स्थिति से वो गुजर रही हैं और किस तरह वो अपने आप को मजबूत रखे हुए हैं। और आज उनकी मजबूती में साथ देने पहुंच गए हैं राहुल गांधी। वैसे पहुंचे तो नायब सिंह सैनी भी थे जब विनय नरवाल का शव लाया गया था, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था उसमें वो भी पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि घर से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान भी हुआ। लेकिन जितने लोग इस समय हिमांशी नरवाल को निशाने पर ले रहे हैं उस पर साथ देने के लिए कोई बीजेपी का नेता जो है खुलकर ये नहीं कह पा रहा कि ये सब जो ट्रोल आर्मी जो काम कर रही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए या उसे रोका जाए। कोई इसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वापस उसी महाभारत काल में पहुंच गए हैं जहां कुरु सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे लोग जो धर्म और नैतिकता की बात कर रहे थे वो केवल अपने अपने कर्तव्यों में को बताते हुए चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो द्रौपदी के चीरहरण करने वाले दुशासन और दुर्योधन को रोकें। ये काम जो है ये तब भी हुआ था, ये काम अब दूसरी तरीके से हो रहा है, हिमांशी नरवाल के साथ हो रहा है और ऐश्वर्या द्विवेदी के साथ भी हुआ। तब भी राहुल गांधी कानपुर भी पहुंचे थे, शुभम द्विवेदी उनकी भी मृत्यु हुई थी, आप जानते हैं। राहुल गांधी वहां भी पहुंचे थे, राहुल गांधी यहाँ भी गए, राहुल गांधी श्रीनगर भी पहुंचे थे। सबसे पहले श्रीनगर वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की थी। लेकिन आप याद करिए तो पीएम मोदी कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे बिहार और रैली की, वो पहुंचे केरल, वहां अदानी के साथ खड़े नजर आए, वो पहुंचे आंध्र प्रदेश, वहां पर वो चंद्रबाबू नायडू के साथ नजर आए, वो तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं। बिहार में एक रैली उन्होंने वर्चुअली भी कंडक्ट कर ली, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इस किस्म की बयानबाजी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। 2 लाइनों का वक्तव्य देने में आखिर कितना वक्त लग सकता है प्रधानमंत्री मोदी को, ये हमारी समझ से परे है। आप तमाम बैठ के करिए, आप सारे फैसले लीजिए, पूरा देश उसमें साथ है। और मॉक ड्रिल भी जो आप कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी देश जो है उसके लिए सुरक्षा पहले है, आतंकवाद से लड़ाई पहले है, तो देश इसमें भी आपका साथ देगा। लेकिन कम से कम आप भी तो उन लोगों का साथ दीजिए मोदी जी जो लोग शहीद की पत्नी पर इस तरह के लांछन लगा रहे हैं या उनके इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अब क्या वो अपने किसी कश्मीरी बॉयफ्रेंड से शादी कर लेंगी। इस किस्म की गंदी टिप्पणी करने वालों को क्या कड़ा जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? ये इस समय का एक बड़ा सवाल है। और अच्छा लग रहा है ये देखकर कि राहुल गांधी कम से कम एक ऐसे नेता हमारे देश में मौजूद हैं जो
पीड़ितों के दर्द को बांटने सामने में उनके साथ जाते हैं, केवल जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलाते। तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं करनाल, और उसके बाद वो क्या बात करते हैं, किस तरह से उनके सामने मांगे आती हैं, वो क्या सरकार को संदेश देते हैं, ये सारी चीजें बाद में सामने आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि कानपुर जब पहुंचे थे राहुल गांधी तो क्या कुछ कहा था उसके बाद उन्होंने, और क्या मांग की थी उन्होंने सरकार से। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं, आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो राहुल गांधी यहाँ पर मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये रिस्पेक्ट केवल एक दो इंसानों के लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए है जो बात बात पर अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, लेकिन वो कम से कम ये कहते हैं कि नफरत मत फैलाइए, और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके खिलाफ नफरत न फैलाने के उसके संदेश को बहुत गलत तरीके से जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उन पर अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये बात भी अब नजर आ रही है, और राहुल गांधी के आज करनाल पहुंचने से, राहुल गांधी के इस बड़े एक्शन से एक नई उम्मीद बंधी है, और युद्ध की आशंका जो इस समय देश में बनी हुई है उसको लेकर भी अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं रांची, जहां पर उन्होंने संविधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा एक बार उसको भी सुन लेते हैं। उसके बाद आज की इस खरी खरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। पहले सुन लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए, और सरकार ने यह माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला, और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया, और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने एक अखबार में छपी रिपोर्ट का ही सही, लेकिन हवाला दिया है कि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर आप वहां नहीं गए, जब आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया, तो फिर क्यों नहीं आपने लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा? अगर इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट थी कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो जिस तरह प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ, क्या उसी तरह पर
कुछ दिनों के लिए पहलगाम में या बाकी कश्मीर में पर्यटकों के लिए सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? आखिर क्यों पर्यटकों को बिना सुरक्षा के वहां पर पहुंचने दिया गया और किस तरह से वहां पर आखिर पहुंच गए आतंकवादी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसके बारे में खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, हमसे चूक हुई है। तो चूक हो गई, चलिए इसको एक मानवीय भूल अगर मान भी ले और उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, ये भी हम मान लें, तो अब सवाल ये है कि इसके बाद सरकार क्या करने वाली है? मॉक ड्रिल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे क्या होगा? क्या कुछ हो रहा है इस समय देश में? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या ये मॉक ड्रिल वगैरह जो है इनसे वाकई लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास जाएगा, या ये भी सिर्फ एक किस्म की सनसनी फैलाने के लिए तो कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर इस तरह की कार्रवाइयों में निर्दोष लोगों को भी निशाने पर ले लिया जाता है। तो मॉक ड्रिल हो रही है तमाम राज्यों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं और संवेदनशील जिले हैं वहां पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और अच्छा लग रहा है ये देखकर कि देश में कुछ एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस एक्शन का असर क्या होगा, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी जो हैं, हमने ये देखा, चाहे हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, वायनाड की बात हो, कहीं भी देश में, या मोरबी की बात हो, कहीं भी देश में कुछ भी आपदा होती है, चाहे प्राकृतिक, चाहे मानव निर्मित, चाहे कोई गंभीर अपराध हुआ है, राहुल गांधी हर बार पहुंचे हैं। और अब राहुल गांधी के इन एक्शंस को देखकर ये कहा जाने लगा है कि देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। और जो देश में अभी प्रधानमंत्री हैं, 11 सालों से जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी पीड़ितों के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। और आज राहुल गांधी के करनाल पहुंचने पर, कानपुर भी गए राहुल गांधी, करनाल भी जा रहे हैं राहुल गांधी, पहुंच गए हैं और वहां पर बाकायदा उनके घर वो जा चुके हैं, हमने ये देखा है। अब उसके आगे क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के इस एक्शन पर क्या बीजेपी पर, क्या मोदी पर एक बार फिर दबाव बन गया है कि अब केवल आप मुंह से बोल बोलकर आप बच नहीं सकते, आपको वाकई कुछ करके दिखाना होगा? देखिए सुमित्रा जी, राहुल गांधी के इन क्रियाकलाप से निश्चित तौर पर सरकार पर एक दबाव तो बढ़ रहा है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं वो भी सरकार को परेशान करने वाले निश्चित तौर पर हैं सुमित्रा जी। और जो लगातार सवाल उठ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा बताया गया कि बीच में छोड़कर आ रहे हैं, और बीच में दौरा छोड़कर आए लेकिन अगले दिन चले गए वो बिहार, और वहाँ जाकर उन्होंने चुनावी भाषण दिया और हंसी अटखेलियाँ करते नजर आए नीतीश कुमार के साथ। और उसके बाद जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में शुरू में कहा कि भाई उसके बाद फिर वो चले गए केरल गए, मुंबई गए, आंध्र प्रदेश गए। अब वहाँ गए मुंबई में तो वहाँ तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलके उनकी हंसी ठिठोली हुई। केरल में गए तो वहाँ शशि थरूर को लेकर बहुत हंसी ठिठोली हुई और वहाँ से बहुत निम्न स्तरीय उन्होंने जो था वो प्रहार किया विपक्ष के ऊपर। और अमरावती में तो खैर वो पवन कल्याण के साथ जो थे वो बड़ी मस्तियाँ करते हुए नज़र आए। तो सवाल ये उठा कि जब देश के अंदर माहौल ऐसा है तो हमारा प्रधानमंत्री इस समय अटखेलियाँ कैसे कर सकता है, ये सवाल जो थे निश्चित तौर पे उठे। और आज इन्हीं सवालों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे उधर रांची से हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आपके पास जब खुफिया जानकारी थी और आपने उसी वजह से कैंसिल किया, जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स आई। अब मीडिया की रिपोर्ट्स कितनी सच थी कितनी गलत हम नहीं कह सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं सुमित्रा जी। अगर ऐसी चीज़ें थीं तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर तो सतर्क होना चाहिए था कश्मीर में लोगों को, और जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं तो वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे। और इसको लेकर सुमित्रा जी, जब CR पाटिल जो मंत्री हैं केंद्र के, वो गए जब गुजरात में, वो शैलेश भाई की परिवार से मिलने के लिए जो जिनकी जान गई थी इस घटना में, तो उनकी पत्नी ने बहुत कड़े सवाल जो थे उनसे CR पाटिल साहब से पूछे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो जो इतनी सुरक्षा लेकर घूमते हैं हम टैक्स पेयर के पैसे से, और आपके लिए इतनी सुरक्षा है, वहाँ आपके नेता कार्यक्रम करते हैं तो उनको सुरक्षा मिलती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं है। और इसके बाद जब जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उनका जो वीडियो वायरल हुआ कि वो किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है वहाँ अटकेलियाँ कर रहे हैं और बर्फ़ में जो है रील बना रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो गए। वो उनकी बाइट
उनकी शैलेश भाई की पत्नी की और इनका रैना का वीडियो जो है, दोनों बराबर लगाकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि यही सवाल तो पूछा था शैलेश भाई की पत्नी ने, जो इसको साबित कर रहे हैं फिर से रविंदर रैना। तो ये देखने में आया। तो संयुक्ता जी बहुत सारे सवाल इनको लेकर उठे। अब जाहिर सी बात है संयुक्ता जी कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता ये थी वो शुभम द्विवेदी के घर जाना होना चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कानपुर का तो दौरा अपना रद्द किया ताकि शुभम द्विवेदी के घर ना जाना पड़े, लेकिन बिहार का दौरा रद्द नहीं किया। और कानपुर का दौरा रद्द किस आधार पर किया कि साहब चूंकि वहाँ इस तरीके की घटना हुई है तो वहाँ इस समय जाकर कार्यक्रम करना ठीक नहीं रहेगा। यानी कि आपके लिए कार्यक्रम करना, हंसी करना, अटखेलियाँ करना, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए आपने बिहार जाना चुना, लेकिन आप एक जो दुर्घटना में लोग मारे गए उनके परिवार से मिलना आपने उचित नहीं समझा। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है संयुक्ता जी कि प्रधानमंत्री ने किसी भी उस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से कहीं कोई मुलाकात की हो, नहीं हुआ। अमित शाह जी निश्चित तौर पे गए थे वहाँ, कश्मीर गए थे और जाके उन्होंने फूलमाला भी चढ़ाई शवों पर जाकर। ठीक है, अमित शाह ने अपना काम किया, हालांकि उससे पहले काम कितना किया हम नहीं कह सकते, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? ये काम तो प्रधानमंत्री के थे। लोगों के अंदर अगर विश्वास जगाना है, लोगों के अंदर अगर संयुक्ता जी जज्बा भरना है, तो ये काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद जो थे वो नहीं थे उस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, तो ये सवाल जो थे उठे। तो अब ये युद्ध की आशंका के बीच राहुल गांधी का जो बड़ा एक्शन है, ये इस तरीके से मिलना संयुक्ता जी, ये देश के नागरिकों को एक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार को जो भी एक्शन लेना है हम उसके साथ खड़े हुए हैं और पूरा देश जो है वो मजबूती के साथ पाकिस्तान को और जो आतंकवादी हैं उनको जवाब देने के लिए तैयार है। ये एक संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है संयुक्ता जी। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, राजद, सब मतलब सभी दल जो हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए सरकार से और कि हम आपके साथ हैं। लेकिन एक्शन लेने की आड़ में जो मैंने पहले कहा कि ये ना हो कि आप मुसलमानों को, आप देश के मुसलमानों को ही आप निशाना उस पर मत लगाइए। और हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस किस्म के ढेरों इस फुअड़ किस्म के बयान भी आ रहे हैं और बहुत ही निचले किस्म की टिप्पणियां हो रही हैं। और हिमांशी नरवाल का जो मैंने जिक्र किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको एक आध दिन ही निशाने पर लिया गया, उनको लगातार आज भी उनके बहुत सारे वीडियो उस किस्म के जारी हुए जिसमें उनके घर जो बैठक थी, मतलब श्रद्धांजलि सभा जो थी, उसमें वो हाथ जोड़कर खड़ी हैं, तो उनके चेहरे पर जूम करके दिखाया जा रहा है कि इनके चेहरे पे तो कोई आंसू नहीं दिख रहे हैं, आंखों में कोई गम नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरा एक अपने ही पति को मरवा दिया। ये बोला जा रहा है कि कितने आसानी से उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी कि मेरे पति से उनका धर्म पूछा और गोली मार दी, और उसके बाद वहां वो आराम से बैठी हैं अपने पति के शव के पास, और ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने किसी कश्मीरी बॉयफ्रेंड से शादी न कर ले। ये इस तरह के बयान, इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। और इसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब रविंदर रैना का आपने जिक्र किया, एक बार वो वीडियो भी हमारे पास है, देख लेते हैं कि किस तरह से रविंदर रैना वहां पर अटकेलियां कर रहे हैं। और उसके बाद इन्हीं ट्रोलर से सवाल है कि जब आप बीजेपी के जो ये रविंदर रैना है, इन पर आप सवाल नहीं उठा सकते, तो आपको क्या हक है कि आप हिमांशी नरवाल पर भी सवाल उठाएं। ये देखिए, ये दिख रहा है जय हिंद तो लिखा हुआ है और आसपास पूरे सुरक्षा कर्मी हैं और बड़े मजे से वो दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि ये रैना साहब ने पहले घाटी में जिस तरह हिंदू मुस्लिमों को साथ रखने का वो काम वो किया था, उसकी हमने यहाँ तारीफ भी की थी। आपने कहा था कि ये अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं, क्या बीजेपी ट्रोलर्स को ये नजर नहीं आ रहा है? और क्यों वो हिमांशी नरवाल के पीछे पड़े हैं, ये भी एक सवाल है। हालांकि इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने देर से ही सही लेकिन एक अपनी आपत्ति दर्ज की है। क्या कुछ लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, एक बार देख लेते हैं उस ट्वीट को। एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग लिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत व क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
अमरेंदु जी, क्या लगता है इस ट्वीट पर? ऐसा नहीं लग रहा कि एक रस्म अदायगी कर दी गई है क्योंकि आप राष्ट्रीय महिला आयोग में हैं तो आपको यहाँ पर, क्योंकि आप पर सवाल ना उठे इससे पहले आप ये कह दें कि ये गलत है, लेकिन जितने कड़े भाषा में इस पर ऐतराज जताया जाना चाहिए था या स्वतः संज्ञान लेकर कम से कम सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग तो ये मांग कर सकता है कि जिन जिन लोगों ने हिमांशी नरवाल को इस समय निशाने पर लिया है उनके अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए जाएं। अभी तो सरकार के पास वैसे भी बहुत शक्ति है और वो लगातार कर रही है, कई सारे लोगों के अकाउंट्स बैन किए गए हैं, रोक दिए गए हैं चैनल्स, तो क्यों नहीं यहाँ पर ट्रोलर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई करती है सरकार? क्या लगता है? देखिए समिता जी, सरकार की जान ही ट्रोलर्स हैं। इस सरकार की जान जो है, मतलब खासतौर से बीजेपी की जान जो इन ट्रोलर्स में बसती है। तो ये ट्रोलर्स तो उसके प्राणवायु हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इन ट्रोलर्स पे ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव जो है वो जिंदा है। मतलब उसको लगता है कि ये ट्रोलर्स जो है 2-2 रुपये वाले यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाएंगे। लेकिन अब ये जो है वो कहा जाए कि लगाम जो है इनकी कसने की आवश्यकता है इन ट्रोलर्स की, और ये शायद बीजेपी के कब्जे से भी बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से शहीद के परिजनों को लेकर और ख़ासतौर से हिमांशी नरवाल को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियाँ आई हैं, और ये सब जो लोग जो ट्रोल करने वाले हैं अधिकांश बीजेपी के ट्रोलर समझे जाते हैं समिता जी, सबको लेकर 2-2 रुपये के ट्रोल वाले ये सब टिप्पणियाँ कर रहे हैं। बहुत ही घटिया स्तर के लोग हैं और घटिया स्तर की मानसिकता को अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, और बीजेपी भी इस घटिया स्तर की मानसिकता के लोगों के साथ खड़ी रहती है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये है असल में मजबूर महिला आयोग जो हुआ ये ट्वीट करने के लिए भी समिता जी। इस ट्वीट को आप देखिए, चूँकि महिला आयोग पर ये सवाल उठे कि आपकी टीम जो मुर्शिदाबाद तो पहुंच जाती है बहुत तत्परता के साथ, और वहाँ जाके आप जो है महिलाओं से मिलती भी हैं, सरकार को रिपोर्ट भी आकर तुरंत देती हैं, राज्य सरकार से भी एक्शन की आप मांग करती हैं, केंद्र सरकार से भी एक्शन की मांग करती हैं। लेकिन एक शहीद की पत्नी जो है उसके खिलाफ इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उसके खिलाफ आपके मुँह में दही जम जाता है। तो इन आरोपों से बचने के लिए जो है केवल एक शील्ड के तौर पे ये एक सिर्फ ट्वीट कर दिया गया है। असली बात तब होती जब महिला आयोग इन ट्रोलर्स के ऊपर कार्रवाई करता और पुलिस को निर्देश देता है, साइबर पुलिस को निर्देश देता है कि इनके ऊपर मुकदमे कायम किए जाए, इनको सबको जेलों के अंदर भेजा जाए, तब महिला आयोग जो था कुछ काम करता हुआ नजर आता। फिलहाल जो लगता है कि महिला आयोग ने अपनी एक जो है वो कर्तव्य की इतिश्री जो है सिर्फ ये ट्वीट करके कर ली है। और जब मुर्शिदाबाद टीम पहुँच सकती है तो हिमांशी नरवाल से जाकर क्यों नहीं मिल सकती, या उस शैला नेगी से क्यों नहीं मिल सकती जिसको ये ट्रोलर्स जो भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं और रेप की धमकी दे रहे हैं, उससे जाके क्यों नहीं मिल सकती ये महिला आयोग की टीम? तो ये महिला आयोग आखिर बना किस लिए? क्या बीजेपी का एजेंडा सिर्फ चलाने के लिए महिला आयोग है? ये बीजेपी महिला आयोग है क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है? इसका नाम बदल देना चाहिए क्या? वैसे भी बीजेपी नाम बदलने में बहुत माहिर है। अगर ये बीजेपी महिला आयोग है तो नाम बदल दिया जाए, इसका बीजेपी महिला आयोग कर दिया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की बजाय। तो ये बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी मतलब एक तरह का ट्रोलर्स हैं तो दूसरी तरफ इन ट्रोलर्स की निंदा करने वाले और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाले लोग भी हैं। तो वो सवाल अपना पूछ रहे हैं समिता जी। लेकिन इन सवालों के बीच में एक जो बड़ी बात है वो ये है कि कल जो सुरक्षा मामलों की एक स्थायी समिति है संसद की, उसने सरकार से पूछा है, खासतौर से आईटी मंत्रालय और जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, कि जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे देश के अंदर एक सांप्रदायिक विभाजन बढ़ रहा है और देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो इन पे अब तक क्या कार्रवाई की गई है आईटी एक्ट के तहत, ये जानकारी 8 मई तक दी जाए। अब देखना ये है कि सरकार जो है क्या कार्रवाई करती है और क्या उस समिति को बताती है और समिति उस पर क्या एक्शन लेती है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब समिता जी सिर्फ इतना ही मसला नहीं है कि हिमांशी नरवाल को गालियां दी जा रही हैं या किसको गालियां दी जा रही हैं, तमाम लोगों को गालियां दी रही। असल में समिता जी हुआ ये कि बीजेपी ने शायद ये सोचा था कि इस घटना के बाद जिस तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिशें की गई कि वहाँ से जो आया कि साहब वो जाति धर्म पूछ कर और कपड़े उतरवा कर पहचान की आतंकवादियों ने, ये सब किया। तो ये हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है उसने ये सब बहुत नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उस हमले में जो हताहत हुए उनके परिजनों के जो बयान आने लगे और उसके बाद जो उसमें लोग बचे उनके जो बयान आने लगे, उन्होंने इस धूर्त मीडिया का जो नैरेटिव था वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और बीजेपी एकदम से बैकफुट पर आ गई। और उसके बाद फिर जो थी बीजेपी सक्रिय हुई और फिर तमाम चीज़ें, चैनलों को बंद करना, नोटिस देना, ये सारी चीज़ें सब शुरू हुई। तो अब देखिए सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। आप सरकार में तो सरकार सवाल से नहीं पूछ जाएंगे, सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछा जाएगा,
सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की, मतलब भारत सरकार की है, तो भारत सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। पाकिस्तान पे तो या तो हमला किया जाएगा या उसको विवश किया जाएगा कि वो अपने यहाँ आतंकी अड्डे बंद करें, ये विवश किया जाएगा। लेकिन सवाल तो जो है, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, उससे ही पूछे जाएंगे। सवाल मोदी जी से ही पूछे जाएंगे, मोदी सरकार से पूछे जाएंगे, केंद्र सरकार से पूछे जाएंगे। हमें अब इसीलिए याद करना पड़ता है उमर अब्दुल्ला का वो भाषण जो उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में दिया, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कैसे इस समय जो है ये सवाल करूँगा, मैं कैसे जो है ये किस तरह से अपना मुंह जो है उन परिजनों को दिखाऊं, चूँकि वो हमारे मेहमान थे, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी थी। यानी एक तरीके से सुमित्रा जी, उन्होंने केंद्र सरकार को बचाने का काम किया कि आप समय रहते अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। आधी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला ने ली। कोई संवेदनशील सरकार होती, संवेदनशील प्रधानमंत्री होता, तो उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद उसके समर्थन में बातें आती, लेकिन उमर अब्दुल्ला के समर्थन में कोई बातें हमें सुनने को नहीं मिली सत्ता पक्ष की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें चिंताजनक हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सर्वदलीय बैठक में ये तय हो चुका है कि सरकार को जो भी एक्शन लेना है, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है। 140 करोड़ भारतीय जो है वो सरकार के साथ खड़े हैं कि भाई आपको जो भी एक्शन लेना है आप लीजिए। तो अब जो एक्शन लेना है वो तो सरकार को लेना है, हमें तो कोई एक्शन लेना नहीं है। जो एक्शन लेगी सरकार लेगी, उस एक्शन के साथ हम भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार एक्शन लेती हुई तो दिखाई दे। अब ये जो मॉक ड्रिल है, तो हो सकता है ये एक्शन की तैयारी हो, हालांकि जो आदेश जारी हुआ उसमें कहीं नहीं है कि साहब युद्ध की तैयारी है, और युद्ध की तैयारी कह के इस तरीके से मॉक ड्रिल कराए भी नहीं जाते सुमित्रा जी। लेकिन हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि आप सूत्रों के हवाले से भी आप कोई इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जिससे युद्ध के हालात पे कुछ असर पड़े या इस तरह की चीज़ें हों। ये उसके बावजूद बताया जाता है कि जंग का सायरन बज गया, पाकिस्तान पे हमला होने वाला है, शहबाज शरीफ घर छोड़कर भाग गए, आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, कलकत्ता में उन्होंने वहाँ लंदन में शरण ले ली है। अब ये सारी खबरें एंकरानियों को मालूम है, तो मालूम पड़ता है कि अब यही जाकर जो सीधा मिसाइल लेके हमला कर देंगे, सेना की अब कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये एंकरानियाँ ही बहुत कुछ हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे समय में भी ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पालित पोषित मुख्यधारा का मीडिया है, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। तो इसकी तरफ भी ध्यान निश्चित तौर पर सुमित्रा जी जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो आपने कहा कि एंकर्स जो है वो जिस तरह से पूरे खुद ही जाकर लड़ाई लड़ लेंगे, और उनके स्टूडियो में बहुत सारे चैनल हैं जिनके स्टूडियो में बाकायदा वो मिसाइल और टैंकर और सब कुछ दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस इनको लड़ना अब इन्हीं के भरोसे जो है देश सुरक्षित हो जाएगा, इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। और सरकार जब बहुत सारे लोगों पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो देखना यह है कि क्या कभी इस तरह के चैनलों पर कभी कोई प्रतिबंध एक आध दिन का भी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि उसी में समझ में आ जाएगा कि सरकार भी अपनी बातों को लेकर कितनी गंभीर है। और जो आपने कहा मॉक ड्रिल की बात, उस पर भी वाकई पूरा देश साथ में है। अगर सुरक्षा की बात है और अगर सरकार कोई फैसला लेती है, तो विपक्ष ने भी जब सरकार का साथ दे दिया है तो जनता को भी देना ही है। लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। संजय राउत जो है शिवसेना सांसद, उन्होंने आज क्या कुछ कहा, एक बार उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत भूमि पर दिख रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरी तैयारी है सरकार की। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध। तो
कमलेंदु जी, यहाँ पर संजय राउत ने जो कहा कि भाई कोरोना काल में जिस तरह से आपने किया, और वाकई वाजिब सवाल है, अब क्या हमको 71 की तरह ही इस तरह की ड्रिल्स की जरूरत है? क्योंकि इसमें कई बार अब क्योंकि सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए, तो उसका दो तरफा मतलब एक तो उसका अच्छा तरीका यह है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप लोगों को इस बारे में सचेत करें, लेकिन वहीं पर जैसा हमने पहले कहा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं इस फिराक में कि कब वो इन सारी चीजों की आड़ में जबरदस्ती सनसनी फैलाने की कोशिश करे। तो क्या सरकार ने इसकी तैयारी भी कर ली है? और अगर जब हमारे पास इतने अच्छे कम्युनिकेशन के साधन हैं, तो क्यों नहीं सरकार अब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके देश को सुरक्षित रखने के उपाय कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये अमलेंदु जी, संसद के विशेष सत्र का, जिसके बारे में आज फिर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूछा कि आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, और हमने देखा न सर्वदलीय बैठक में मोदी आए, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार सारे दलों ने की और उन लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उनका कोई जवाब दिया गया हो या कोई कारण बताया गया हो कि हम इस वजह से संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं, ऐसा कोई कारण भी सामने नहीं आया। तो क्या लग रहा है, सरकार आखिर क्यों संसद का विशेष सत्र बुलाने से बच रही है? क्या इसलिए बच रही है क्योंकि वहां पर इस घटना को लेकर गंभीर सवाल पूछे जा सकते हैं और जो बाकायदा संसद की कार्रवाई में दर्ज हो जाएंगे? क्या लग रहा है कि मोदी को कि वहां उनसे इस्तीफे की मांग भी हो सकती है? कुछ डर है किसी चीज का, इसको लेकर संसद का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? अब देखिए समिता जी, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होंगी सरकार को कि वो संसद का सत्र नहीं बुला रही। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनका बयान मैंने देखा था कहीं कि उन्होंने कहा है कि हमें कुछ पत्र मिले हैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए। तो अब पत्र मिले हैं तो पत्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई नेता विपक्ष जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी, आरजेडी ने चिट्ठी लिखी, माकपा ने चिट्ठी लिखी, CPIM ने चिट्ठी लिखी, CPI ने चिट्ठी लिखी, तो तमाम दलों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से सर मित्रा जी कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ सब एक ही मत के हैं, वहाँ BJP भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP है, इंडिपेंडेंट है, तमाम है, लेकिन सब उस मसले पर एकजुट नज़र आए। तो क्या वो नज़ारा हमारी भारत की संसद से दिखाई नहीं पड़ सकता? सवाल ये है। तो सरकार को ये चिंता क्यों है कि भारत की संसद से नज़ारा दिखाई नहीं पड़ सकता? हो सकता है बीजेपी को अपने जो उनके जो कुछ ट्रोल सांसद हैं उनसे कोई खतरा हो कि ये ट्रोल सांसद रोकने से भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि JP नड्डा ने निशिकांत दुबे को हिदायत दी थी कि आप कोई बयानबाजी उल्टी सीधी मत कीजिए। उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और JP नड्डा का कहना नहीं मान रहे थे। इसका मतलब हो सकता है कि निशिकांत दुबे जैसे जो कई सांसद हैं बीजेपी के जो ट्रोल समझे जाते हैं, उनसे बीजेपी को कोई खतरा हो कि ये नहीं मानेंगे और ये जो है वहाँ संसद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और जब ये बिगाड़ेंगे तो विपक्ष भी फिर हमले करेगा। जाहिर सी बात है, फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग होगी, गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग होगी। तो हो सकता है कि ये बीजेपी के मन में एक संशय हो अपने ट्रोल सांसदों से, तो इसलिए जो है वो नहीं बुला रहे हो। तो अगर ये भी है तो फिर ये भी भाई जिन लोगों ने मांग की है संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए, उनको फिर मैसेज कन्वे करना चाहिए। अब साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद तो सर्वदलीय बैठक में आए नहीं, जबकि पूरा विपक्ष उसमें मौजूद था, तो आप क्यों नहीं आए? आपकी क्या मजबूरियां थी? ये भी नहीं बताया कि क्या मजबूरियां हैं आपकी, क्यों नहीं आए आप? जबकि आप उसी दिन जो थे बिहार में आप जनसभा कर रहे थे, चुनावी सभा उसको समझाया जा सकता है, तो आपको पहुंचना चाहिए था। तो अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का, तो वहाँ से भी एक आवाज़ पहुँचेगी। अब जो मॉक ड्रिल को लेकर संजय राउत के सवाल है, जाहिर सी बात है कि संजय राउत एक दल के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, तो वो अपने सवाल निश्चित तौर पर उठा सकते हैं। लेकिन मॉक ड्रिल पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ हो, ये पहले भी हुए हैं और कई बार हुए। और समिता जी, आपको याद होगा कि बीच बीच में हम लोगों के मोबाइल पे जो थे वो मैसेज आते थे डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, कि मतलब अलग तरीके के उसके साथ रिंगटोन के साथ वो टेस्ट किया जाता था, उसमें लिख कर आता था कि ये जो है वो टेस्ट है, कि टेस्ट किया जा रहा है कि कोई अगर समस्या हो तो क्या हो। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते थे। जैसा आपने कहा कि भाई तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है और सिस्टम आपके पास है, डाटा आपके पास है, ऑपरेटर्स जो है मोबाइल ऑपरेटर्स वो सब आपके साथ हैं, तो कुछ इस तरीके का हो तो आप ऐसे समय में इस तरह की चीज़ें अपना सकते हैं। व्हाट्सएप से बात आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स से आप बात कर सकते हैं कि सरकार का मैसेज उसको तुरंत किया जाए। मुझे लगता है कि इसकी तब भी सरकार का ध्यान होगा, और नहीं होगा
तो हमारी बात ये सरकार तक पहुँचेगी, तो ये चैनल भी अपनाए जा सकते हैं आगे के लिए। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो ये भी एक प्रयोग के तौर पे इनको नज़र में रखा जा सकता है। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल के बहाने समिता जी, जो देश के अंदर एक तरीके से कहा जाए एक जो खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है खासतौर से मीडिया के बड़े धड़े के द्वारा, ये बड़ी गलत है। और इसको लेकर सरकार को जो था वो स्पष्ट करना चाहिए इन मीडिया चैनल्स को कि आप फालतू की बातें मत कीजिए। ये सुरक्षा के उपाय हैं, जंग की तैयारी के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि अगर जंग की तैयारी पर समिता जी इसको देखा जाएगा तो दूसरी तरफ भी जंग की तैयारियां होंगी और फिर तनाव बढ़ेगा। तो तनाव बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए और उसको भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने से रोका जाए और वैश्विक दबाव जो है वो उसके ऊपर बने और जो असली गुनहगार हैं उनको सजा मिले और पाकिस्तान में जो आतंक के अड्डे चल रहे हैं वो बंद हो। तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर सरकार का लक्ष्य यही है और ये हमारा मुख्यधारा का मीडिया इस लक्ष्य के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहा है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए सर मित्रा जी। जी बिल्कुल। और क्योंकि छेड़छाड़ की बात या ध्यान भटकाने की बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा अमलेंदु जी, जब नोटबंदी का ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री ने, उसके बाद किस तरह एटीएम पे के बाहर लाइनें लगी और लोगों ने पूरा अपना कैश निकालना शुरू कर दिया। उसी तरह जब कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हो गई अचानक, तो कैसे लोगों ने कई कई दिनों का राशन जो है वो अपने घरों में जमा कर लिया और जिसके पास जितना पैसा वो उतना ज्यादा अपने लिए सामान रख रहा है। इस तरह से देश में काला बाजारी भी बढ़ी और जबरदस्ती की महंगाई और आम लोगों को, गरीब लोगों को उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस समय क्या सरकार की यही कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान को जवाब तो जरूर दें, लेकिन उसके लिए आपके अपने देश के लोग जो हैं वो अनावश्यक इसमें न पिसें या उनको तकलीफ न हो, ये भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और जो मॉक ड्रिल की बात है इसको लेकर, क्योंकि चैनल्स पे यही चलाया जा रहा है कि मतलब अब युद्ध होकर ही रहेगा और मतलब बिल्कुल सारी चीजें तैयार हैं। और ये भी बीच में आ रहा था कि पाकिस्तान ने एक वीडियो, क्योंकि अब पाकिस्तान का मीडिया भी वैसे ही है, वहां से एक वीडियो आ गया कि भारतीय नौसेना का जो एक हवाई जहाज है वो किस तरह उसके राडार पर है और मतलब वो हमला तो कर ही सकता था पाकिस्तान। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, मतलब बहुत अनावश्यक आशंकाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। और इस बीच मामला जो पहुंचा हुआ है यूएनएससी में भी इस पर चर्चा हो गई, यूनाइटेड नेशंस जो सुरक्षा काउंसिल जो है उसमें, और उस बारे में मनोज झा जो है राजद सांसद, उन्होंने जो कुछ कहा है उनका बयान सुन लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आखिरी पड़ाव पर ले जाएंगे। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, एक बार उसको सुनते हैं। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हुई और 15 में से 12 देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आए। पाकिस्तान से बहुत सारे टफ सवाल पूछे गए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं सभ्य देशों की श्रेणी में कोई भी शायद ऐसा देश शुमार नहीं होगा जो इस घटना पर कुछ तीखे सवाल इंट्रोस्पेक्शन के पाकिस्तान से ना पूछे। मुझे बेहद खुशी है कि जिन चीजों को हम लगातार कहते हैं, को सरकार किसी की भी रही हो, इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारा पोजीशन है आज उसकी तस्दीक होती है। तो यहाँ पर मनोज झा ने साफ साफ कहा है कि यूएनएससी में भी अच्छा ही है कि जो अधिकतर देश जो हैं वो भारत के पक्ष में हैं और जो भी समझदार लोग हैं वो सब सभ्य देश जो हैं वो पाकिस्तान को ये सलाह देंगे कि आप अपने इस पर विचार करिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो ये भारत के लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जीत हम इसको मान सकते हैं। और अब ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो इस जीत को और अच्छे से अब भारत के हित में तब्दील करके बताएं और लोगों को वाकई ये भरोसा दिलाएं कि देश उनके रहते जो है सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा, शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर तमाम किस्म की अनर्गल बयानबाजियां जो है वो चल रही हैं। और राहुल गांधी ने जो एक्शन लिया उससे अब लोगों में एक उम्मीद बंधी है। राहुल गांधी, हमने बताया कि कुछ देर पहले वो जब करनाल पहुंचे थे, हिमांशी नरवाल के घर पहुंचे थे, अब खबर आ रही है कि वो वहां से निकल भी चुके हैं। तो अब उसके बाद अब पता चलेगा कि आगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हुई वहां पर। और जिस तरह शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने की मांग की और उनकी पत्नी को भी न्याय का भरोसा दिलाया है राहुल गांधी ने, वैसा ही हिमांशी नरवाल को भी दिलाया होगा। क्या कुछ वहां पर बातें हुई, इस पर हम आगे के अपने अगले कार्यक्रमों में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की अभी की इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।